हेलो बच्चों। आरबीडी का एक कॉन्सेप्ट होता है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। ज़्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन यानी चलना प्लस घूमना दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसको ही हम क्रैक करते हैं, इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए टायर है, तो टायर जो सड़क पर है वो घूमता भी है, अगर आपकी कार चल रही है वो घूमता भी है और चलता भी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, जिसको मैं अगर ऑन करके बताऊं तो इस वीडियो का समझिए। ये यहां पे रोटेशन कर रहा है, ओके। अगर जैसी सरफेस आ जाएगी इसके साथ में तो ये घूम तो रही है, साथ साथ ये क्या करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। इस चीज को हम आगे एक्सप्लेन करते, देखिए। सीटीआरएम यानी कि रोलिंग, जिसको मैं बोलता हूं चलना प्लस घूमना। आपका जो ये टायर है ये घूम भी रहा है और साथ साथ में क्या कर रहा है, चल भी रहा है किसी सरफेस के ऊपर। तो इस टायर का जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो सबसे बीच वाला पॉइंट, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेंटर ऑफ मास चल रहा है लेट से VCM से। तो आप देखोगे टायर का हर एक पॉइंट जो है उसके पास वेलोसिटी है। जैसे टॉप वाले पॉइंट पे इस तरफ वेलोसिटी है, इस वाले पॉइंट का लेट से ए नाम रख ले, उसके बाद इस तरफ वेलोसिटी है, इसके बाद इस तरफ वेलोसिटी है, इसके बाद इस तरफ वेलोसिटी है। तो दोनों वेलोसिटी उसके पास में, चलने वाली वेलोसिटी भी है यानी कि ट्रांसलेशन भी है, और घूमना भी यानी कि रोटेशन भी है। कैसे, देखो सर अगली स्लाइड में समझते हैं इस बात को। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को देखो कि सिर्फ वो एक चल रहा होता, अगर आपका टायर सिर्फ चल रहा होता है ना, ऐसे ड्रैग कर रहा होता, यानी ऐसे चल रहा है, सिर्फ चल रहा है ना, ऐसे ड्रैग कर रहा है, तो हर एक पॉइंट अगर उसका सेंटर ऑफ मास V से चल रहा है तो टायर का हर एक पॉइंट कितने से चल रहेगा, V से। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन, यानी कि ओनली चलना, प्योर चलना। यही मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जैसे पीछे वाला टायर वाला एग्जांपल था कि टायर अपनी जगह पे घूम रहा है, कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा था, टायर सिर्फ क्या कर रहा था, अपनी जगह पर घूम रहा था। तो अगर टायर अपनी जगह पे घूम रहा होगा तो टायर के लेट से घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी, उसका नाम मैं ओमेगा रख लेता हूं। तो हम जानते हैं V इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, है ना। इस चीज को हम समझते हैं। तो V इक्वल टू ओमेगा आर से सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट अवेलेबल होगा तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा। अगर रोटेशनल सेंस में ऐसे लिया है तो ओमेगा आर वेक्टर सारे ऐसे ही बन जाएंगे, सही बात है। एक्चुअली क्या है कि कंबाइंड मोशन इन दोनों का ही एक तरह से सुपर इंपोजिशन है। सुपर इंपोजिशन मतलब दोनों को ऐड करके आप समझना चाहते हो। दोनों को ऐड करके हमें जब रिजल्ट मिलेगा तो वो रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा कि ये जो वेक्टर था चलने वाले, ये जो भी वेक्टर थे चलने वाले, वो सब ये रहे, उसमें ऐड हो जाएंगे ये वेक्टर ओमेगा आर वेक्टर जो घूमने वाले, यानी चलने वाले का इफेक्ट और घूमने वाले का इफेक्ट जब ऐड होगा तब उसी को हम बोलते हैं CTRM रोलिंग, या इसको हम लुढ़कना बोल सकते हैं ना, चलना, घूमना एंड लुढ़कना। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर पॉइंट के पास या दो दो वेलोसिटी आ गई ना, दो दो एरोज आपको दिख रहे होंगे, ओमेगा आर वी, ओमेगा आर वी, ओमेगा आर वी। ये V किसका है, सेंटर ऑफ मास का। ओमेगा आर किसका है, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू सर्कुलर, है ना, रोटेशन समझ सकते हो, सर्कुलेशन की वजह से। इन दोनों को ऐड करना ही हमारे पास में क्या होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, ओके। इसको हम प्योर रोलिंग कब बोल पाएंगे, उसके लिए हम आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। ये जो पॉइंट है सबसे मिनिमम पॉइंट है P। आप नोटिस करो इसके पास में दो वेलोसिटी, एक V है बेटा और एक आगे क्या है, ओमेगा आर। एक V है चलने की वजह से, एक है ओमेगा आर घूमने की वजह से। इसको मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं कि अगर ये पॉइंट P है, सेंटर ऑफ मास तो चल रहा है अपने पास में, और साथ साथ में पूरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम भी रहा है, इस सेंस में। ये जो पॉइंट P है जो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, वो हमें चाहिए कि वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में मेंटेन रहे। हम चाहते हैं कि हमारा जो टायर है जब वो सड़क पे चल रहा मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन रोलिंग कर रहा है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो ड्रैग करके आगे चला जाए या वो पीछे रह जाए, वो बराबर घूमता रहे और बराबर क्या रहे, चलता रहे। यही हम चाहते हैं किसी टायर से, बराबर उसका घूमना और बराबर उसका चलना। इस एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप एक साइकिल लेकर नीचे, साइकिल लेके किसी स्लोप में नीचे जा रहे हैं, तो आपने साइकिल को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाकर आपने टायर के क्या करा, घूमने को ब्लॉक कर दिया। आपने जब ब्रेक लगाया तो आप टायर के क्या रोक सकते हो बेटा, घूमना रोक सकते हो सकता है वहां पे फ्रिक्शन सफिशिएंट ना हो, स्लिपरी हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपका टायर ड्रैग करके कहां चला जाए, आगे चला जाए, ना, खिसक कर, रगड़ कर कहां चला जाए, आगे। जैसे कई बार हम ब्रेक लगाते हैं फिर भी हमारी गाड़ी आगे चली जाती है ना, इसको खिसकना बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। अगर टायर पुराना हो, सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल ना हो तो ये होना एक कॉमन सी बात है। हम ये चाहते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंट P जो है वो सरफेस के साथ बहुत अच्छे कांटेक्ट में रहे, कहीं पे भी आगे पीछे स्लाइड ना करे। तो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट सरफेस। जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए।
इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं वीपी एस फॉर सरफेस इक्वल टू 0, ये होगा तो वीपी बराबर वीएस होगा। अगर आपकी सरफेस रेस्ट है, जैसे हमारी सड़क की बात कर रहे हैं, तो सड़क तो खुद तो रेस्ट पे मानते हैं ना अपन ग्राउंड को, तो अगर वो रेस्ट पे है तो आपके पास में वेलोसिटी ऑफ सड़क या वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना हुआ 0। उस केस में आप बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी 0। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होने का मतलब हुआ कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे को उड़ा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। यानी वीसीएम का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए, ओमेगा आर, और डायरेक्शन आपको दिख रही है अपोजिट है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ही इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। कौन सी रोलिंग, प्योर रोलिंग, बेस्ट रोलिंग, एकदम शुद्ध रोलिंग इसको बोल सकते हैं। ओके, आपके टेक्स्ट में इसको लिखा हुआ मिलेगा रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, रोलिंग विदाउट स्किडिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, तो ये एक ही नाम है इसका, इसको हम प्योर रोलिंग भी बोल सकते हैं। ये तो वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0। सर हमें अगर किसी और पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसके लिए मैंने आपके लिए पूरा फिगर बनाया है। आपका सेंटर ऑफ मास आगे चल रहा है v स्पीड से, और यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट ए ले लेते हैं। इस पॉइंट ए की वेलोसिटी लिखनी है, तो आप समझ रहे हो कि ए के पास में दो वेलोसिटी होगी, एक तो होगी सेंटर ऑफ मास की v, चलने का इफेक्ट, और एक घूमने का इफेक्ट ओमेगा आर। क्योंकि हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, हम किसकी बातें कर रहे हैं, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध रोलिंग की, देन वी कैन राइट एज अ v इक्वल टू ओमेगा आर और ओमेगा आर इक्वल टू v, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहां पे एक चीज और समझिए कि जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को, तो जब आप सेंटर ऑफ मास, यहां पे इस एग्जांपल देखिए, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप किसी भी चीज को देख रहे हो, किसी भी सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट को देख रहे हो, अगर आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट का मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के बराबर होगी। तो ये वाली सब चीजें तो आपके लिए क्या होगी, खत्म, क्योंकि आप तो सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो। तब आपको ऑब्जेक्ट का ओनली क्या नजर आएगा, घूमना। इट मींस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो ओनली क्या परफॉर्म कर रहे हैं, प्योर घूमना, प्योर रोटेशन। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं आगे हमारे डेरिवेशन में, that point A have only rotation about center of mass. So velocity of A with respect to center of mass is only rotational velocity omega r. So इसको हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। हमें VA का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो A मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, दो वेक्टर का सम ही तो निकाल सकते हैं इजीली, तो इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, ये आंसर निकाल सकते हैं अपन। तो A प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा के लिए मैंने क्या करा, एक वर्टिकल लाइन बनाई, यहां से एंगल थीटा लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो आप समझ सकते हो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। थीटा आप कहीं से भी मेजर कर सकते हो, कोई मना नहीं उसमें, आप हॉरिजॉन्टल से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन में चलते चलते हमने बाद में यहाँ पे v रिप्लेस कर ही दिया, ओमेगा आर को भी v से रिप्लेस कर दिया और v को भी v से रिप्लेस कर दिया, तो हमें इक्वेशन मिली v स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा, 2 बाहर ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। आपने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़े होंगे तो वहां से आप cos थीटा को रिप्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार अगर आप चाहो तो, कि cos थीटा को कैसे रिप्लेस करा सर आपने, cos थीटा है ना, जहां पे जो लिखा हुआ है cos थीटा, उसका आप रिप्लेस कर सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो, लिख सकते हो। सो इसका यूज करके आपने देखा तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो कितना मिल गया, 2v cos थीटा बाई 2। थीटा बाई 2, थीटा कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। अगर आप इस थीटा को रोटेट करके मान लीजिए यहां पे लेकर आओगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। 0 मतलब किस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, टॉप पॉइंट की। अगर आप थीटा को रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट करके यहां लेकर आ जाओगे तो वो पॉइंट आ जाएगा जो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के लेवल में है, सेंटर ऑफ मास के लेवल में। और अगर आप इसको पूरा रोटेट करोगे तो कितना रोटेट हो जाएगा, 180। 180 पे कौन सा मिलेगा, पीओसी। व्हाट इज पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। क्या ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को, ये बिल्कुल कर रहा है। देखो आप थीटा इक्वल टू 180 डालो, कॉस 180 का 180 अपॉन 2 या 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डाल के देखो क्या आंसर मिलेगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डालने पे आपको मिल जाएगा 2v, यानी कि जो आपका जो टॉप पॉइंट है, आपका जो टॉप पॉइंट है, इसकी जो वेलोसिटी है ये होगी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सही बात है। आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेचारा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर आप यहां पर आओगे तो एंगल याद है कितना बना था, 90। तो ये भी आपका v है और ये भी आपका v है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, √2v, है ना। va बराबर क्या करा था अपन अभी, 2v cos ऑफ थीटा बाई 2, है ना। थीटा कहां से एंगल आया था आपको पता है,
तो यहां पे एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, ये हो जाएगा। टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कितना है, डबल। अब आप इसके फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले ऑफ डेरिवेशन की मदद से आप किसी भी पॉइंट को निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सर्कमफेरेंस वाला ही पॉइंट चाहिए, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उसके लिए अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो सेंटर ऑफ मास लेवल्स के ऊपर वाले पॉइंट होंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और बेचारे जो सेंटर ऑफ मास के नीचे वाले पॉइंट्स आ रहे होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे रहने का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट पी हमेशा रेस्ट पे रहेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे रहने का मतलब है कि जो भी पॉइंट सिचुएशनल में कांटेक्ट पर आएगा, जो भी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द रोलिंग सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, खत्म, जीरो। ओके, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी 2v, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी v, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, जीरो। ध्यान देना सरफेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में रोलिंग ऑन द मूविंग सरफेस के भी आ सकते हैं, जहां पे सरफेस मूव करेगी, फिर हम ये नहीं कह सकते वीपी जीरो होगा। वीपी हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, जीरो। ओके, नोट कर लीजिए इस बात को। थैंक यू।